Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansat. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss how to file ITR for a new income tax portal for the assessment year 2021-22. Let's see. How to file ITR for assessment year 2021-22 using new income tax portal. तो सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे incometax.gov.in साइट के ऊपर। तो जैसे हम लॉग इन करेंगे वहां पर हम अपनी यूजर आईडी देंगे। यूजर आईडी मीन्स हम अपना पैन नंबर वहां पर देंगे। तो पैन नंबर लिख के हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन फिर से मेरे पास अभी भी बार बार, अब हालांकि अभी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है जो कि यूजर्स फर्स्ट टाइम लॉग इन कर दिए हैं, तो क्या मैम हमें इसके ऊपर नए पोर्टल के ऊपर दोबारा से रजिस्टर करना होगा? तो नहीं, रजिस्ट्रेशन आपकी जो पुराने पोर्टल पे चल रही थी वही वाली आपकी नए पोर्टल के ऊपर भी चलेगी। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम लिखेंगे वहां पर अपना पैन नंबर लिखेंगे। जैसे हम पैन नंबर लिख के कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे और जो ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, उसे हम टिक करेंगे। जैसे हम उसमें टिक करेंगे तो कंटिन्यू का बटन जो है वो टैब आपको एक्टिव हो जाएगी, होती हुई दिखाई देगी। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ये आएगी, वेलकम टू फाइलिंग पोर्टल विद योर नेम। तो यहाँ पे आपका स्टेटस भी आ गया, प्रोफाइल स्टेटस 65% कंप्लीट। वन मोर क्वेश्चन एक बार बार आ रहे हैं कि क्या अगर प्रोफाइल स्टेटस हमारा 65% कंप्लीट, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो क्या पहले हमें प्रोफाइल कंप्लीट करनी है देन हम अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे? द आंसर इज नो। प्रोफाइल स्टेटस, हाँ, यू शुड कंप्लीट योर प्रोफाइल 100%। अगर आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट की होगी तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि आपको मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट नहीं भी करते हो, वो बाद में करते हो, तो भी आप अपनी आईटीआर जो वो फाइल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी, वेलकम बैक। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देखोगे फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। डेट मींस फाइनेंशियल, कौन से कह रहा है? फाइनेंशियल 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल नाउ। फाइल नाउ का टैब आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो ओपन होगी वो होगी ये वाली। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन में हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर 2021-22 करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे आप उसमें करोगे तो पहले क्या आ रहा था? 2021-22 तक इस टैब के अंदर आ रहा था। अभी आपको दिखाई देगा 2022-23 असेसमेंट ईयर भी दिखाई देगा। तो हमने क्या करना है? 2021-22 करंट असेसमेंट ईयर लिखा आ रहा है, तो वो आपके लिए इजी है। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी, डेट इज, यू नीड टू सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग टू प्रोसीड। तो मोड कौन से है हमारा? सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो दो मोड्स हमारे पास आए हैं, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है। तो अभी हम जो प्रोसीड करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन मोड के ऊपर। हालांकि जो इसका ITR 1 और जो ITR 4 है, दोनों के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन मोड की, ओनली फॉर ITR 4। अगर आप ITR 1 चेक करना चाहो तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे इस CS Ansat चैनल के ऊपर डाल दी गई है, तो वहां से आप ITR 1 की वीडियो जो वो चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आप ऑलरेडी फाइल कर दी हो तो रिज्यूम फाइलिंग टैब पर जाओगे। जब नेक्स्ट टाइम लेट सपोज आप फाइल करते करते बीच में रुक गए तो वहां से आप रिज्यूम करोगे। तो अभी हम फ्रेश स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट विंडो आएगी, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो ये वाला स्टेटस जो है हमें सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। तो इन तीनों में से हमने क्या सिलेक्ट किया? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का हमने रेडियो बटन इसका हमने सिलेक्ट किया, देन कंटिन्यू।
कंटिन्यू करने के बाद यू नीड टू चूज एन आईटीएफ फॉर्म टू प्रोसीड। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, आईटीएफ 4। हमने आईटीएफ 4 को अब सिलेक्ट कर लिया। आई नो विच आईटीएफ फॉर्म आई नीड टू फाइल, आईटीएफ 4। अब उसके नीचे उन्होंने आईटीएफ 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल है या कौन से यूजर्स जो हैं जो टैक्स पेयर्स आईटीएफ 4 को फाइल कर सकते हैं, तो उन्होंने नीचे वहां पर थोड़ा सा डिटेल दिया है आपके लिए। फॉर इंडिविजुअल्स, HUF and firms other than LLP, being the resident, having total income up to rupees 50 lakh and having income from business and profession। तो उन्होंने दो कंडीशन दे दी आईटीएफ फॉर्म किसके लिए। फर्स्ट वन हमें पता है जिसकी पीजीबीपी से इनकम है, एंड द सेकेंड वन अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, लेट अस सपोज उसकी 50 लाख से ज्यादा हो जाती है इनकम, तो उस केस में आईटीएफ 4 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। Which is computed under sections 44AD, 44ADA एक बिजनेस के लिए, एक प्रोफेशन के लिए आ जाता है, और 44AA। अब उसने लिखा है नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज either डायरेक्टर इन अ कंपनी और इज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP। अगर डायरेक्टर है, अनलिस्टेड शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP, तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर आईटीएफ 4 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स किनके लिए एप्लीकेबल है, जिनके पीजीबीपी से इनकम है एंड जिनकी टोटल इनकम अप टू रुपीज 50 लाख है, तो वो लोग आईटीएफ 4 को फाइल कर सकते हैं। तो अब हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड विद आईटीएफ 4। जैसे ही हमने प्रोसीड किया तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं। वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप प्रीफिल्ड, confirm your return summary, verify and submit your return। Let's get started। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। नीचे जो टैब है Let's get started, तो वहां पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसने हमें दे दिया है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने आईटीएफ 4 को फाइल करते हुए, कि ताकि जैसे जैसे आप फाइल करना शुरू करो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक फाइल में लगे हों। फॉर्म 16 हाउस रेंट रिसीट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीट, LIC, यूलिप एक्सेट्रा। दैट मीन्स कोई ATC की डिडक्शन लेनी है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप और देखना चाहते हो तो व्यू मोड में आप करेंगे, नीचे व्यू मोड में करते ही उसने आपको और डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट्स, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, रिसीट फॉर डोनेशन मेड, रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि आईटीएफ 4 के अंदर उन सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जाएगी, तो उसकी पहले ही उसकी फाइल अलग कर लो, कि ताकि जैसे जैसे आप फॉर्म ओपन करो उसमें फाइल करने लगो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडिली अवेलेबल हों। नेक्स्ट, please answer the following questions to proceed further. Are you filing the income tax return for any of the following reasons? तो हमें क्या करना है, इसमें से टिक करना है। एक भी अगर हम टिक करेंगे तो तभी हम प्रोसीड कर पाएंगे आगे। फर्स्ट वन इसने क्या बोला है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेट अस सपोज हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 2,50,000। तो अगर 2,50,000 से ज्यादा हमारी टैक्सेबल इनकम है तो ऑब्वियस ही बात है हमें आईटीएफ 4 जो है वो फाइल करना ही है। तो जैसे हमने इसको टिक कर दिया तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं, जो कि लास्ट ईयर से आई है। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अगर आपकी इन तीन कंडीशंस में से एक भी कोई कंडीशन फुलफिल होती है और अदरवाइज आपकी जो टैक्सेबल इनकम है लेट अस सपोज वो 2.5 लाख से कम है, तो आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। लेट अस सपोज आपकी जो आईटीआर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है इनकम, ठीक है, आप कहते हो मेरी इनकम जो है XYZ की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में XYZ को आईटीआर फाइल करने की नीड नहीं है। लेकिन उसने क्योंकि ये तीन कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर उसके फुलफिल हो रही है तो उस केस में उसको आईटीआर फाइल करनी ही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, deposited amount or aggregate of amounts exceeding ₹1 crore in one or more current accounts during the previous year। अगर उसने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ या उससे ज्यादा उसने डिपॉजिट किया तो उसको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। सेकेंड वन, incurred expenditure of an amount or aggregate of amount
exceeding group is 2 lakhs to travel for a foreign country for yourself or for any other person. अगर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्री के ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया है तो आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी. And the third one is incurred expenditure of amount or aggregate of amounts exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 1 लाख से ज्यादा एक साल में पे किया है तो आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी. एंड जो थर्ड कंडीशन है आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1 लाख से ज्यादा पर ईयर मोस्ट ऑफ द घर जो है वो कवर होंगे. इसके अंदर एसेसेस जो है वो कवर होंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तो काफी ज्यादा आ ही रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज अदर्स. तो जैसे हमने लेटेस्ट पोस्ट हमने इसके अंदर किसको टिक किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हमने इसको टिक किया. नीचे हम करेंगे कंटिन्यू. अब हमने कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये वाली टैब आ गई. वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो जितना हमारा डाटा प्रीफिल करके आ सकता है उन्होंने वो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रीफिल कर दिया. प्रीफिल कौन से डाटा कर दिया अभी आपको पता लगेगा कि हमारी जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारे प्रीफिल होके आ जाएंगे. तो सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स हैं. वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न एंड समरी, वेरीफाई एंड सबमिट. तो फर्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे वैलिडेट रिटर्न. वैलिडेट रिटर्न के आगे 6 पार्ट्स हैं. 6 पार्ट्स कौन से? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी. तो ये हमारे 6 पार्ट्स के अंदर उसने उसको बाइफरकेट कर दिया. तो अब हम चलेंगे लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न. इसके अंदर सबसे पहले आ गए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन. जैसे आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के टैब को ओपन किया तो आगे आपके पास ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आ गई. जो प्रीफिल डाटा है वो सारा उसने फिल करके वहां पर दे दिया. जैसे हमारा स्टेटस इंडिविजुअल, देन प्रोफाइल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट आईडी. अगर आपके पास अभी तक आधार नंबर नहीं आया तो आधार एनरोलमेंट आईडी. तो जो डाटाबेस हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो उसने ऑटोमेटिकली उसको प्रीफिल करके यहाँ पर डाल दिया. नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी आ गई. ठीक है. तो इनकेस अगर आपको किसी को एडिट करना है तो आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे आप देख रहे हो एडिट करके आप उसको डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हो और अगर वो ओके है देन इट्स ओके. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहां पे आप देंगे फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, क्योंकि ये जो ITR अभी हम फाइल कर रहे हैं वो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर हम फाइल करेंगे. और फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, अगर आपने कोई नोटिस के अंडर सेक्शन करना है तो वहां पे आप सिलेक्ट करके उसको नोटिस का नंबर और डेट दे सकते हो. नेक्स्ट, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि are you opting for new tax regime? That means new tax regime और old tax regime दो आए हैं हमारे पास. अगर आप new tax regime में opt करते हो तो आपको पता है कि आपके पास स्लैब तो वो नई वाली आपके पास opt होगी, बट उस केस में आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है. सेक्शन 10 की कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी. सैलरी के केस में आपको 50,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट नहीं करते हो तो आपको पुराने केस में वो सारी डिडक्शंस मिलेंगी. तो इसमें हम चलते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC. तो हमने सिलेक्ट कर दिया नो. अगर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया नो तो नेक्स्ट, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, नो. बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें बैंक डिटेल्स अपने प्री-वैलिडेट करने पड़ेंगे. जैसे ही हमने अपनी बैंक डिटेल्स में प्री-वैलिडेट कर दी तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास टैब आ गए पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड करके उसने टिक कर दिया. तो अब हम नेक्स्ट टैब के ऊपर जा पाएंगे. तो नेक्स्ट टैब देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे उसने कंफर्म कर दिया तो हमारा नेक्स्ट टैब जो ग्रॉस टोटल इनकम का हाईलाइट हो गया. तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो टैब है वो एक्टिव हो गया. अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया. जैसे ही हमने ग्रॉस टोटल इनकम के टैब के ऊपर क्लिक किया तो वहां पर सबसे पहले क्या आया, सैलरी एग्जम्पशन. तो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम ITR 4 में कौन कौन सी हेड से आएगी? सबसे पहले आएगी सैलरी एग्जम्पशन. उसने मांगे प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन.
Are you eligible to claim exemption in respect of expenditure incurred on cost of travel on tour or transfer or maintenance of uniform etc. क्योंकि हमने न्यू स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, पुराने वाली स्कीम में ही है, तो दैट मीन्स हमें जो डिडक्शंस मिलेगी, जो अलाउंसेस की कोई डिडक्शन मिलती है या फिर हमें एडीसी की डिडक्शंस मिलती है, वो मिलेंगी। तो इसके अंदर हमें क्या सिलेक्ट करना है, ये सो नो जो भी हमें सिलेक्ट करना है कि अगर कोई हमें सैलरी में से कोई एग्जम्पशन लेनी है, are you eligible to claim exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance etc. अगर हमें कोई भी अलाउंसेस की डिडक्शन एलिजिबल है हम लेने के लिए, तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे यस। नेक्स्ट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर एचआरए की आपको एग्जम्पशन मिल रही है, आप एचआरए क्लेम करना चाह रहे हो सैलरी में से, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो तो सिलेक्ट करेंगे यस। Are you eligible to claim exemption in respect of leave travel allowance? Are you eligible to claim any other exemption from salary income? तो इन सब क्वेश्चंस को आप स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये इसका क्या अमाउंट दे दोगे, और अगर आप नहीं चाहते तो इनको स्किप कर दो। उन्होंने ऑप्शन दिए, स्किप द क्वेश्चन करके कंटिन्यू कर सकते हो। अब हमारा पार्ट क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम हम बनाने जा रहे हैं। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारे ITR 4 में कहाँ से आएगी? फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से हमारी क्या आएगी, जो हमारे ग्रॉस सैलरी हम वो देंगे, लेस एग्जम्प्ट अलाउंसेस जो हमने पीछे स्किप द क्वेश्चंस किए या उसका हमने यस नो में आंसर दिया, इसलिए दिया अगर हमारे पास कोई एग्जम्प्ट अलाउंसेस हैं उसकी हम डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो वहां पर हम देंगे। तो जैसे हमने ग्रॉस सैलरी में से एग्जम्प्ट अलाउंसेस को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, नेट सैलरी, उसमें से हमने डिडक्शन दी अंडर सेक्शन 16, तो हमारे आ गई इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो ये हमारे पास इनकम आ गई। नेक्स्ट इनकम हमारी ITR 4 में कौन सी आ सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड कौन सी आ सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि मेन इनकम है ITR 4 की। एंड द नेक्स्ट वन जो है वो कौन सी इनकम आ सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट मीन्स हमारी इनकम अदरवाइज 5 हेड से हमेशा इनकम होती है। तो ITR 4 के अंदर अगर इन 4 हेड से हमारी इनकम है तो वो हम ITR 4 के अंदर शो कर सकते हैं। तो इन चारों का टोटल लगा के हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही हमने PGBP की इनकम जब उसमें डालनी है तो हम वो कैसे डालेंगे। हम जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये वाली टैब ओपन होगी, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन, नीचे आएगा ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। अगर आपकी जो भी टर्नओवर है या फिर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है, अगर वो अकाउंट पे चेक सी है तो आप ए पार्ट में देंगे, थ्रू एनी अदर मोड तो आप बी पार्ट में देंगे। प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, अगर आपने ए पार्ट में दिया है तो एटलीस्ट आपको 6% उसका दिखाना है, इनकम दिखाना है, और अगर आपने बी पार्ट में दिया है तो आपको एटलीस्ट 8% जो है उसकी टर्नओवर का 8% आपको इनकम जो है वो दिखाना है। 8% या उससे ज्यादा ही आप दिखाएंगे तो मिनिमम आपको 8% जो है उसकी इनकम जो है वो शो करनी है। अब जैसे ही हमने वो कर दिया, लेट सपोज हमने कर दिया, तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम उसने वहां से कैलकुलेट कर दिया, तो उसने उसको भी कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम। तो टैब देखिए हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें डिस्क्लोज करनी है और अपनी एग्जम्प्ट इनकम देनी है। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले है एड फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स के अंदर क्या है, इन शॉर्टकट जो आपके बैलेंस शीट आइटम्स हैं, जो आपकी लायबिलिटीज, कैपिटल, स्क्यूड लोन्स, अनस्क्यूड लोन्स, एडवांसेस, सेंट्रल क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, और सेम वे में जो आपके एसेट्स हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, और आपके एसेट्स शुड ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज। तो हम यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स देंगे, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं या फिर हम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारे पास टैब आएगा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर GST एग्जम्प्ट इनकम। तो जो हमने अपनी टर्नओवर की डिटेल्स दी है, और अगर हमारी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे।
अब हमने डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम को भी कंप्लीट कर दिया, तो जैसे ही हमने कंप्लीट किया वहां पर कंफर्म्ड आ गया। लेकिन आप एक और चीज देखो, इनके आगे राइट हैंड साइड पर मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है। अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहो तो आप उसको मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड के ऊपर जाकर चेंज कर सकते हो, जब तक आपने अभी उसको सबमिट नहीं किया। नेक्स्ट टोटल डिडक्शंस। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिडक्शंस। अब हमने जो डिडक्शंस वाली टैब आई है उसके ऊपर जाना है। प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? दैट मीन्स एटीजी। डोनेशन हम किस में देते हैं, एटीजी के अंदर देते हैं। तो वहां पर आपको येस और नो करना। अगर आप येस करते हो तो नेक्स्ट आपके पास टैब एक्टिव हो जाएगा, वहां पे आप अमाउंट दे पाएंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी? Are you eligible to claim deduction in respect of payments made towards life insurance premium and or PPF or 5 years tax safe fixed deposits etc. ATC की जो deductions है उसके लिए are you eligible to claim deduction in respect of payments made towards medical insurance premium? That means section 80D. उसने नीचे रेफर भी कर दिया आपको, आपकी ईज के लिए रेफर section 80D. And next, are you eligible to claim deduction in respect of payment made towards interest on loan taken for higher education for self and relative? Refer section 80E. Are you eligible to claim any other deduction? अगर उसके अलावा कोई डिडक्शन है तो वो आपको yes or no करना है। प्लीज एड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच इज एप्लीकेबल टू यू। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इनमें से भी कोई अमाउंट आपके लिए एप्लीकेबल है तो डिडक्शन टाइप को आप टिक करेंगे, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन उसका दोगे तो आपको उसकी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट वेरीफाई योर डिडक्शंस यहाँ पे आया। अब 80D है, 80D के अंदर आप उसका अमाउंट दे सकते हो। 80DD है तो उसका आप दे सकते हो। 80G, 80GG, 80E, 80EE, तो जो भी है, तो जो आपके लिए डिडक्शन जो है वो एप्लीकेबल है उसको आप क्लिक करेंगे, वहां पर उसका अमाउंट देंगे तो वो डिडक्शन जो है आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी। देन अब हमने सारी वहां पे डिडक्शन फाइल कर दी, तो हमारे पास टोटल डिडक्शंस आ गए यहाँ पर कंफर्म्ड। जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स पेड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टैक्स पेड। तो टैक्स पेड की हम ऑप्शन देखते हैं कैसे आएगा। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। तो फर्स्ट वन हमारी आई, अगर कोई टीडीएस हमारे सैलरी से कोई टीडीएस कटे। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर अदर देन सैलरी में कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है। डिटेल्स ऑफ टीडीएस एज पर फॉर्म 16C और 16D फर्निश्ड बाय द डिडक्टर्स। अगर कोई 16C और 16D के अंदर कोई टीडीएस की डिटेल्स है आपकी। डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर कोई आपका टीसीएस की कोई डिडक्शन है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, अगर कोई आपने एडवांस टैक्स पे किए या फिर आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हो तो उन सब की डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपके टोटल टैक्सेस पेड आपके पास ये आ गए। जैसे ही आपने टोटल टैक्सेस पेड को भी ओके कर दिया तो यहाँ पर आपका कंफर्म्ड आ गया। टोटल टैक्सेस पेड, आपका टैक्सेस पेड को कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका एक्टिव होने जा रहा है वो क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब हम देखेंगे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। हमने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट हो गई, तो उसमें से लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने टोटल डिडक्शंस को लेस किया तो हमारे पास आ गया टोटल इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अब अपने पास टोटल इनकम आ गई, अब उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी कोई रिबेट बनती है तो वो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट। रिबेट के बाद जो भी आपका टैक्स आएगा वो वहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो वो आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद टोटल टैक्स एंड सेस आ जाएगा। अगर आपको कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में मिल रहा है, रिलीफ आपको क्यों मिलेगा, अगर कोई आपकी सैलरी जो आपको एरियस में या एडवांस में मिली है तो अगर उसकी वजह से आपको कोई रिलीफ बन रहा है तो वो कैलकुलेट करो आप। तो जो बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ आएगा वो प्लस उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा है अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C, और अगर कोई फीस अंडर सेक्शन 234F, फीस क्या है, अगर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो रहा है तो जो लेट फीस आपकी लग रही है, तो टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट पेबल जो आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गया। जैसे ही हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म। तो दैट मींस हमने क्या देखा था, वैलिडेट योर रिटर्न्स के अंदर हमारे 6 हेड आ रहे थे, तो हमने 6 के 6 हेड जब कर लिए कंफर्म।
जैसे हमने कंफर्म कर लिया तो नीचे आ रहा है डाउनलोड जीएसएन। डाउनलोड, हम जीएसएन की फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रोसीड, और नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो प्रोसीड। अब जैसे ही हमने प्रोसीड किया, यहाँ पर हमारा आ गया, उसने कैलकुलेट कर दी टोटल टैक्स लायबिलिटी। प्रोसीड किया तो यहाँ पर उसने दे दिया यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। लेट अस सपोज हमारा उसमें टैक्स निकलता 10,000 का, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे देता हमें कि 10,000 पे करना है। तो यहीं पे हमारे पास पेमेंट की ऑप्शन है, पे नाउ और लेटर। पे की ऑप्शन है, आपको पेमेंट करने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना, इसी में ही प्रोसीड करते करते आपको टैक्स की पेमेंट कर देनी है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0 आ रहा है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहो तो आप प्रिंट भी ले सकते हो, डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप नीचे देखोगे कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई, लेस डिडक्शंस, टोटल डिडक्शंस आ गए, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपके पास ये आ गई। टोटल टैक्सेबल इनकम जो आपकी आई, उस इनकम के ऊपर टोटल टैक्स, फीस एंड इंटरेस्ट पेबल हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल टैक्स पेड आ गया कि इतनी फीस, टोटल टैक्स पेबल हमारा ये था और टोटल टैक्स पेड हमारा इतना है, और नीचे लास्ट में उसने कैलकुलेट कर दिया अमाउंट पेबल। अगर कोई आपका अमाउंट पेबल बनता है तो आपके पास आ जाएगा, अगर आपका बनता है तो आप उसको पे कर सकते हो, और अगर नहीं बनता तो अमाउंट पेबल आपका नील आ गया। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपका रिफंड आ जाएगा, और अगर पेबल बनता है तो आप इसी पोर्टल से पे भी कर सकते हो। तो प्रीव्यू रिटर्न की आपके पास ऑप्शन है, आप अपने रिटर्न को प्रीव्यू भी कर सकते हो। एक बार इसको प्रीव्यू करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सारी चीजें सही हैं, तो आप उसको प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, अपने पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करोगे और उसको रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से हम ITF 4 को फाइल कर सकते हैं। तो नए पोर्टल के अंदर उन्होंने, हालांकि ये नया पोर्टल है, थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, नए पोर्टल के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट जैसे जैसे हम उसमें यूज टू हो जाएंगे तो हमें ये वाला पोर्टल भी हम लोग इजिली वर्क कर पाएंगे इसके ऊपर। और डेली आए दिन हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल के ऊपर डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि वो हमारे बेनिफिट के लिए ही उसको इम्प्रूव कर रही है। सो this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Stuti Mahajan, CS Ansar. तो इस तरह से आप सारा स्टेप बाय स्टेप देके अपना ITF 4 जो है वो इजिली फाइल कर सकते हो। Thank you.